माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. Sit down, please. Welcome all of you in this session of Youth Parliament. I hope this session will be fruitful. Now, new members will take oath or affirmation. Secretary General, please. जी महोदया, कुमारी तमन्ना जो उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई है, अब शपथ या प्रतिज्ञान करेंगी। कुमारी तमन्ना। महोदया, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? संस्कृत भाषा में महोदय। अहम अहम सुश्री तमन्ना या युवा संसदस्य लोकसभाया सदस्य रूपेण निर्वाचिता परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षयिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। शुभकामनाएं। कुमारी प्रीति जो हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई है, अब शपथ या प्रतिज्ञान करेंगी। कुमारी प्रीति। महोदया, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? प्रतिज्ञान करूंगी। आप किस भाषा में प्रतिज्ञान करेंगी? अंग्रेजी भाषा में महोदय। I, Kumari Preeti, have been elected from Hyderabad, a youth member of Lok Sabha, to hereby solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and sincerely discharge my duties as a member of Parliament. Congratulations. अब प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री शामिल हुए हैं। कुमारी प्रियंका रक्षा मंत्री, कुमारी नेहा जल शक्ति मंत्री। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्यगण, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सदन को एनसीपी नेता श्री अजीत पवार जी के निधन की सूचना दूं। श्री अजीत पवार जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे तथा दिनांक 28 जनवरी 2026 को एक विमान दुर्घटना में 4 सदस्यीय सहयोगी दल के साथ उनकी मृत्यु हो गई। यह एक अपूर्णीय क्षति है। वे अपने दल के साथ चुनाव प्रचार के लिए
मुंबई से बारामती जा रहे थे। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं एनसीपी लीडर और उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार की मृत्यु पर सभा में जो शोक प्रकट किया गया है को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अजीत पवार जी लोगों से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। वे कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे जो लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी असामयिक मृत्यु से पूरा देश सदमे में है। ईश्वर उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। सरकार पूरी तरह से शोक संतप्त परिवार के साथ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के नेता द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में स्वयं को भी संयोजित करती हूँ। मैं श्री अजीत पवार जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानती थी। महाराष्ट्र के लोग उन्हें प्यार से दादा के नाम से संबोधित करते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही एक कार्यक्रम में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, पर मालूम नहीं था कि वह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मैं शोक संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को भी शामिल करती हूँ। सदस्यगण अपना शोक प्रकट करने व दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। ओम शांति शांति शांति। महासचिव महोदय शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी महोदया। माननीय सदस्यगण, मुझे घोषणा करनी है। मैं सदन के माननीय सदस्यों की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल जो हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर है का स्वागत करती हूँ। मिस मायरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मिस जेनी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यह प्रतिनिधि मंडल गत सोमवार को भारत पहुंचा। मैं इनकी सुखद व मंगलमय यात्रा की कामना करती हूँ। महासचिव महोदय, सदन में आज की कार्यवाही की प्रतियां बांट दी जाएं। जी महोदया। अब प्रश्न काल शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 101, कुमारी नैना। Thank you, Speaker Ma'am. Honorable Speaker Ma'am, will the Minister of Finance be pleased to state A. Whether it is true that corporate sector has to pay 22% tax or common man has to pay 30% tax? B. Whether the government has any plan for the farmers of agriculture sector? C. By what percent corporate sector get benefited by rebate in GST? Thank you, Speaker Ma'am. Finance Minister Sri Radharaman. Thank you, Speaker Ma'am. Speaker Ma'am, on behalf of you, I wish to tell the House, yes, it is true that we give 8% rebate to the corporate sector. They have to pay 22% tax. B. No. Government has no such plan for farmers, corporate sector, contribute in economy and give job. We have to give rebate in this regard. C. The rebate would fetch 8 lakh crore in market. It would help and enable corporate sector create jobs. Thank you, Speaker Ma'am. प्रश्न संख्या 102, श्री दिवेश कुमार। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से देश की सुरक्षा के विषय में पूछना चाहता हूँ। क्या सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा क्षेत्र में कोई कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं चीन हमला करते हैं तो क्या हम मुंहतोड़ जवाब देने में समर्थ हैं? आधुनिक हथियार और रक्षा प्रणाली के मामले में सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश की सेनाओं को क्या हथियार मुहैया कराए गए हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद महोदया। माननीय रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने साथी व सदन को बताना चाहती हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों की तरह मेक इन इंडिया कार्यक्रम रक्षा क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बलस्य मूलम विज्ञानम को चरितार्थ करता हुआ DRDO अन्य रक्षा संगठनों के साथ मिलकर
भारत को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अन्य प्रणालियों में आत्मनिर्भर बना रहा है। अध्यक्ष जी, रही बात स्वदेशी हथियारों की सफलता की, तो पूरे देश ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन हथियारों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। केवल 22 मिनट में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। अध्यक्ष जी, जहाँ तक चीन की बात है तो उनकी सेना को लंबे समय से युद्ध का कोई अभ्यास नहीं है। फिर वैसे भी चीनी सामान और उनके हथियारों की क्षमता के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। खैर, जी हाँ अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सेना को पूर्णतः स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है, जिसने त्रिशूल, नाग, अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलें, साथ ही तेजस लड़ाकू विमान, पवन हंस लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अर्जुन टैंक, उदयगिरी विमान वाहक पोत, 7 जासूसी सैटेलाइट, अरहंत तमलगाज स्वदेशी पनडुब्बियां, उत्तम एवं इंद्र रडार सिस्टम तथा लंबी दूरी की तोप धनुष सशस्त्र सेनाओं को उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही अध्यक्ष महोदय, हम अपनी सेनाओं की जल्द ही एक अंतरिक्ष कमान भी गठित करने जा रहे हैं। धन्यवाद महोदय। कोई अनुपूरक प्रश्न? जी महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रक्षा मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद महोदय। क्या निर्मित किए गए स्वदेशी हथियार विश्व स्तरीय चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ है? साथ ही विश्व के अन्य देशों की हमारे स्वदेशी हथियारों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद महोदय। माननीय रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वदेशी हथियारों की पूरी टेस्टिंग की है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन हथियारों ने अपनी क्षमता और अचूक निशाने का बखूबी प्रदर्शन किया है। इन हथियारों का निशाना इतना सटीक था कि किसी प्रकार की नागरिक क्षति दुश्मन देश को भी नहीं हुई। भारत ऐसा पहला देश है जिसने ड्रोन से डायरेक्ट मिसाइल दागने की तकनीक हासिल की है। आज हमारे हथियारों की सफलता को देखकर दुनिया के 22 देश हमें हथियार खरीदने के ऑर्डर दे चुके हैं। अध्यक्ष जी, अगर हम बात करें आधुनिक देश रूस की, तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के टारगेट हिट करने की क्षमता 90% है। वहीं इसराइल के आयरन डोम की क्षमता 95% है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी व गर्व हो रहा है। हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने 100% टारगेट हिट किए हैं। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 103, कुमारी पूनम। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूनम बिलासपुर लोकसभा की युवा सांसद, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने अगली जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है महोदय, जनता को लगता है कि जनगणना जातिगत होनी चाहिए ताकि सभी जातियों के आंकड़े स्पष्ट हो, जिससे विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को चयनित कर उनको लाभान्वित किया जा सके। सरकार सामाजिक न्याय और समानता के लिए इन आंकड़ों का प्रयोग कर सकती है, तो क्या सरकार इसके लिए तैयार है? यदि नहीं तो क्यों? धन्यवाद महोदय। माननीय गृहमंत्री जी। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी व सदन को बताना चाहती हूँ कि गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 2027 में जनगणना करने की अधिसूचना जारी कर दी है। महोदय, कोविड-19 महामारी के चलते जनगणना को स्थगित किया गया था। यह देश में सामाजिक और आर्थिक योजनाओं की दिशा व दशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके लिए सरकार ने मार्च 2027 तक का लक्ष्य रखा है। अध्यक्ष जी, सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। जातिगत जनगणना से सीधा मतलब होता है किसी भी जाति के स्पष्ट आंकड़े, जिनका फायदा राजनीतिक नेताओं द्वारा अपना वोट बैंक बनाने में किया जा सकता है, तथा आरक्षण में वृद्धि, भेदभाव तथा सामाजिक विभाजन का बड़ा कारण भी हो सकता है। अध्यक्ष जी, जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय में की गई थी। सबसे पहले 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने जाति के आधार पर सभी देशवासियों में आपसी फूट डालकर राज किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जनगणना आर्थिक स्तर पर की जाएगी और सरकार निम्न आर्थिक स्थिति के परिवारों में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 104, श्री प्रीत कुमार। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा था कि मैं 50 मिनट सुबह टहलने क्या निकला
हालत पूरे दिन खराब रही। राजधानी और पूरा एनसीआर दमघोटू गैस चैम्बर बन गया है। अध्यक्ष जी, सरकार कभी पानी की बौछार छिड़काव तो कभी कृत्रिम बारिश के प्रयोग की बात करती है, मानो बारिश की बूंदें असफल नीति की कमी को धो देंगी। सरकार की ढीली मॉनिटरिंग सिस्टम इन सब का कारण है। अध्यक्ष महोदय, सरकार तो दिल्ली एनसीआर में सांस लेना भी चुनावी मुद्दा बना रही है। जब हवा अगर जहरीली ही रहनी है तो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के दावे भी जहरीले ही कहलाएंगे। धुआं इतना है शहर में कि सूरज भी रूठा लगता है। किसे पूछे हाल जमीर का, हर चेहरा झूठा लगता है, हर चेहरा झूठा लगता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि औद्योगिक व घरेलू कचरा के उचित निस्तारण न होने से डीजल व पेट्रोल वाहनों की बढ़ती संख्या व आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने की वजह से देश की राजधानी की सांसें घुट रही हैं, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर सरकार ने प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रयास किए हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद महोदय। माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न वास्तव में ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार भी बढ़ते वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर समान रूप से चिंतित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न शोधों से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि वायु प्रदूषण से दमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग सहित अनेक गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है और समय से पहले ही मृत्यु की संभावना भी अधिक हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है। सबसे पहले औद्योगिक इकाइयों के लिए उत्सर्जन मानक कड़े किए गए हैं तथा लगातार निगरानी के लिए कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम को अनिवार्य किया गया है, जिससे कि मानक से अधिक प्रदूषण करने वाले संयंत्रों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। पेट्रोल डीजल में सल्फर की मात्रा चरणबद्ध रूप से कम कर दी गई है, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दिया गया है और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को क्रमशः सड़क से हटाने के लिए सरकार ने कड़े फिटनेस मानक एवं स्क्रैप नीति लागू की गई है। शहरी यातायात से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और ई रिक्शा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है। ईंधन कार्य क्षमता एवं उत्सर्जन पर आधारित कर संरचना के माध्यम से स्वच्छ वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन और अत्यधिक प्रदूषण करने वाले वाहनों को हतोत्साहित किया जा रहा है। बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण, डस्ट मैनेजमेंट, फॉगिंग में आवश्यकता पड़ने पर ट्रैफिक प्रतिबंध जैसे तात्कालिक उपाय लागू किए जाते हैं। राजधानी तथा बड़े महानगरों में कृत्रिम वर्षा, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, एंटी स्मोक गन जैसे नवाचारों का प्रयोग भी परीक्षण आधार पर किया जा रहा है। धन्यवाद महोदया। क्वेश्चन नंबर 105, कुमारी कोमल। Thank you, Speaker Ma'am. Honorable Speaker Ma'am, will the Finance Minister be pleased to state A. What are the benefits of land pooling? B. Whether it is beneficial for the farmers or not? C. Whether is it made for the private player of real estate or government use? Thank you, Speaker Ma'am. Finance Minister Shri Radharaman। Thank you, Speaker Ma'am. Speaker Ma'am, on behalf of you, I wish to tell the House it is very beneficial to not only the government but also for farmers who owns a small piece of land that does not have any connectivity to the road. It is difficult for the farmers to sell these type of land. Now government can buy such land and make a land bank utilized for further use. Government can make a hospital, factory on this land. B. Yes, farmers will get benefited from this route. Farmer can sell their land anytime to government. Any colony or sector is made government will give a plot or flat to the farmers. C. No, it is made for both private sector and the government sector can use this land. Thank you, Speaker Ma'am.
प्रश्न संख्या 106 कुमारी नजरीन। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आजकल देश में चुनाव आयोग द्वारा वोटर रिवीजन सर्वे के नाम पर अल्पसंख्यकों दलितों के वोटों को काटकर वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। अकेले बिहार से ही 70 लाख से अधिक वोटों को काटा गया है। अध्यक्ष जी, यह कैसा लोकतंत्र है जहाँ चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है? क्या गृह मंत्री जी सदन को बताएंगे कि हम नागरिकता तय करने का काम चुनाव आयोग ने ले लिया है? क्या चुनाव आयोग इस माध्यम से वोट चोरी करके सरकार को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है? धन्यवाद महोदया। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस वोटर लिस्ट रिवीजन सर्वे को सही माना है। अध्यक्ष जी, रही बात मतदाताओं के नाम काटने की, तो मैं सदन को भी स्पष्ट कर देती हूँ कि महोदया, बिहार में लगभग 36 लाख मतदाता मत पाए गए और उनकी जाली वोट लगातार डाली जा रही है। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी 2 जगह वोट बनी हुई है और जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। अध्यक्ष महोदया, इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो स्थानांतरित हो चुके हैं। महोदया, 3 लाख लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। इनके नेपाली, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी होने की भी संभावना है। अतः मुझे नहीं लगता कि इन सभी वोटों के कटने से लोकतंत्र को कोई हानि है, बल्कि है लोकतंत्र की पारदर्शिता को दर्शाती है। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण प्रतिवर्ष होता है, यह नई बात नहीं है। ऐसा ही है कि प्रक्रिया 2 चरणों में चलती है। पहले चरण के बाद भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदया, रही बात वोट चोरी की, तो यह एक राजनीतिक भ्रामक हथकंडे के अलावा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के बार-बार सबूत मांगे जा रहे हैं, परंतु सिवाय झूठे आरोप के विपक्ष एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया है। वोट चोरी के दावे में हाइड्रोजन परमाणु बम फोड़ने की बात कहने वाला विपक्ष एक फूलझड़ी भी नहीं छोड़ पाया। यदि विपक्ष वोट चोरी का एक छोटा सा भी सबूत दे, तो चुनाव आयोग इस पर त्वरित कार्रवाई करेगा। धन्यवाद महोदया। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं। अब शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राघव शून्यकाल के माध्यम से अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, माननीय सभापति जी, मैं शून्यकाल के माध्यम से सदन का ध्यान एक ऐसी समस्या की तरफ लाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हरहि शिष्य धन सो के न हरहि, सो गुरु घोर नरके में हूँ करही, मातु पिता बालिकन बुलावई, उदर भरई सो धर्म सिखावई। महोदया, आज समाज में देखने में आ रहा है कि हर माता पिता अपनी आकांक्षाएं अपने बच्चों पर थोप रहे हैं। बच्चे खुद क्या करना चाहते हैं, उनमें क्या कौशल है, उनमें क्या क्षमताएं हैं, इससे अभिभावकों का कोई लेना देना नहीं है। वे समाज रूपी भेड़ चाल का अनुसरण कर रहे हैं और लगभग 6ठी कक्षा से ही बच्चे कोचिंग संस्थानों में भेजे जा रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें मौज मस्ती खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में इन्हें बेहद तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बच्चे अनेक मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। महोदया, हमारे देश में हर छोटे बड़े शहरों की गली गली में कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। पिछले दिनों दिल्ली के कोचिंग संस्थान में आग लग गई। कई मासूम बच्चे इसमें जलकर मर गए। राजस्थान का कोटा और सीकर मेडिकल व इंजीनियरिंग के प्रयास करने वाले छात्रों का केंद्र है। देश भर से छात्र यहाँ अध्ययन करने के लिए आते हैं, लेकिन हालत यह है कि कोटा व सीकर में लगातार छात्रों द्वारा आत्महत्या की जाने की घटनाएं समाचार पत्रों में छपती रहती हैं। पढ़ाई में अच्छा करने के दबाव के चलते बच्चों पर तनाव इतना हावी हो जाता है कि वे इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं। अभी हाल ही में NSSO ने अपनी पत्रिका में यह आंकड़ा प्रकाशित किया है कि लगभग 25% अर्थात 10 करोड़ से ज्यादा छात्र
प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं। इन संस्थानों को छात्रों की सुविधाओं की बिल्कुल चिंता नहीं है। कितनी जगह में कितने छात्र बिठाए जाएं, कितनी फीस ली जाए, क्या बुनियादी सुविधा छात्रों को मिले, इसकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि उन्हें नियमित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक नियामक तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि इस तरह की समस्या से छुटकारा मिल सके। ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद महोदया। संबंधित मंत्री इस समस्या पर विचार करें तथा समाधान करने का प्रयास करें। Yes, Speaker Madam. कुमारी तमन्ना will now express her view through 0 hours। कुमारी तमन्ना। थैंक यू मैम। ए नादान उम्र के उम्राओ, यूट्यूब टीवी पर उम्र मत बिताओ। सोख लेंगी आंखों और गालों की लालियां, झूठी है ये कहानियां, ये चालें हैं पूंजीपतियों की, पीड़ा है हर मानव की। सरकार भी हो सरोकार भी हो, पर गलत फैक्ट कि ये दुकानें ना हो। Honorable Speaker Ma'am, I want to place my concern to the House. Increasing cases of adultery and child abuse. The main cause behind these, I think, are TV channel, web series, show all-time rape cases, property disputes, and superstitious nature. All TV channels engage in this business. There is failure of my government that it does not take steps against the producer of the film, TV serial, web series. The censor board is not discharging its duty properly and sincerely. We should appoint a person of not party, but a man of action who can keep a check on this type of activity. Films are made to create dispute. Those who did this type of activity must be brought into the book. No nation without right literature, right drama, move on the path of progress. We have to save our country from this loan, hoping that our sincere government takes suitable steps in this regard. Thank you, ma'am. The concerned minister should consider this problem and try to solve it। Yes, Speaker Madam. अब शून्यकाल के माध्यम से युवा सांसद श्री प्रीत कुमार अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हुआ है। पिछले 1 साल से अमेरिकी टैरिफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत धक्का पहुंचाया है, जबकि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति ट्रंप को अपना विश्व का सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। जब चुनाई था उसे कत्ल का हुनर देखकर, अब क्या मायूस हो लाशों का शहर देखकर। सरकार बार बार यह कहती रही है कि हम अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों की हितों की रक्षा करेंगे, जबकि हालिया भारत अमेरिका व्यापार समझौते से कृषि क्षेत्र, घरेलू उद्योग, व्यापार, दवा उद्योग आदि को गहरा धक्का लगेगा। समझौते की घोषणा होते ही शेयर बाजार सबसे निचले स्तर पर आ गए। क्या भारत की व्यापार नीति अमेरिका चलाएगा? साथ ही सरकार ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना बंद करके अपनी विदेश नीति को भी अमेरिका को गिरवी रख दिया है। सरकार इस मामले में देश और सदन के सामने अपना पक्ष रखे। धन्यवाद महोदया। माननीय विदेश मंत्री श्री सोहन कुमार, आप इस विषय पर क्या कहेंगे? धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं देश व सदन को बताना चाहूंगा कि जो शंकाएं विपक्ष द्वारा उठाई जा रही हैं, वे निराधार है। अमेरिका से समझौता हमारी शर्तों पर हुआ है। हमने अपने कृषि क्षेत्र को समझौते से दूर रखा है। अमेरिका की कोई भी कंपनी अपने कृषि उत्पाद एवं डेयरी उत्पाद भारत में नहीं बेच सकती। दवा उद्योग में भी जेनेरिक दवाएं बनती रहेंगी। हमारे देश के स्वदेशी उत्पाद बगैर किसी रोक टोक के अमेरिकी बाजारों में अपनी पहुंच बनाएंगे, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, नए रोजगार पैदा होंगे, तकनीक सस्ती होगी, डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा, पेशेवर युवा बढ़ेंगे और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की धमक और बढ़ेगी। यह भी विपक्ष को भ्रामक दुष्प्रचार है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। रूस से तेल खरीद देश हित में आज भी जारी है। किसी के दबाव में आकर हम अपने सच्चे विदेशी मित्र को कैसे छोड़ सकते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, हम
हमारी सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता तक कोई आंच नहीं आने देगी। अतः विपक्ष को इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद महोदया। अब सभी कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्री श्री सिद्धार्थ जी। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री सिद्धार्थ कुमार अधिनियम 2024 की धारा 22 की उपधारा 10 के अधीन जारी निम्नलिखित सूचनाओं हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद महोदया। अब महासचिव युवा संसद को राज्यसभा से प्राप्त संदेश पढ़ेंगे। जी महोदया, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद को राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार डीजल मोटर व्हीकल एक्ट 2025 के प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 15 दिसंबर 2025 को ही बैठक में पारित हुआ था। धन्यवाद महोदया। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक के प्रति सदन में रखेंगे। जी महोदया। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। युवा सांसद कुमारी नजरी गृह मंत्री जी का ध्यान महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अपराधों के प्रति आकर्षित करेंगी। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों रक्षाबंधन के अवसर पर 5-7 साल की छोटी छोटी बच्चियां वहां वहीं राष्ट्रपति महोदय जी को राखी बांधने गई थी। राष्ट्रपति जी से बातचीत के दौरान बच्चियों ने बड़ी मासूमियत के साथ पूछा कि क्या आप हमें भरोसा दिला सकती हैं कि बच्चियों पर हुए अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस सवाल पर महामहिम जी दुविधा में पड़ गई। अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का और इस सदन का ध्यान महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे तथा तेजी से बढ़ रहे अपराधों के प्रति आकर्षित करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष महिलाओं पर हुए अपराधों में 68% की वृद्धि देखी गई है। 1 साल की बच्ची से लेकर 80 वर्ष तक की महिलाओं पर हुए अपराधों के आंकड़े यह बताते हैं कि महिलाएं न घर में सुरक्षित हैं, न गली बाजारों में और न ही स्कूल कॉलेजों में। अध्यक्ष जी, मामला चाहे कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर कहो या फिर हरियाणा की मनीषा कहो या झारखंड की सौमैया कहो, जिसे डायन बताकर जिंदा जला दिया गया, मेरी अंतर आत्मा हिल जाती है जब मैं मणिपुर की महिलाओं की तस्वीर देखती हूँ, जिसमें एक भैंसी भीड़ महिलाओं को नंगा कर सड़कों पर दौड़ा रही है। अध्यक्ष महोदया, मुझे तो लगता है कि हमारी महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार सक्षम नहीं है। अतः सरकार का सुरक्षित भारत का सपना देखना भी बेबुनियाद है। धन्यवाद महोदया। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे साथी द्वारा उठाया गया मुद्दा वास्तव में ही चिंतनीय है, पर ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सजग एवं वचनबद्ध है। इस पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। सरकार महिला अपराध कानून को और ज्यादा मजबूत करने जा रही है। साथ ही सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि जिस जिले में महिलाओं पर अत्याचार के मामले ज्यादा आए, उस जिले के पुलिस कप्तान की जवाबदेही तय की जाए और जिस थाना क्षेत्र में अपराध हुआ है, उस थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को बराबर का दोषी माना जाए। साथ ही अपराधियों को 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा जाए। महिला हेल्पलाइन 1091, पुलिस पेट्रोलिंग 112 को सख्त हिदायत देते हुए तत्पर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। दुर्गा शक्ति नामक पुलिस के विशेष दस्ते हर थाना क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटर पर भी पुलिस बल तैनात करके एंटी रोमियो स्क्वाड को विशेष अधिकार दिए गए हैं। सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। धन्यवाद महोदया। युवा सांसद कुमारी नजरीन। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, ये सरकार की केवल खोखली
जब एक पिता अपने बच्चे के गायब होने के FIR कराने जाता है तो एक जवान लड़की के पिता को पुलिस FIR लिखने के बजाय थाने से यह कहकर भगा देती है कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। आखिर हमारी महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार इतनी लापरवाह क्यों है? गृह मंत्री जी, यह सरकार की बेहद लापरवाही रही है कि हमारी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आखिर देश की आधी आबादी को सरकार आजादी के 80 सालों बाद भी सुरक्षा नहीं दे पाई। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। इस पर सरकार की जवाबदेही तो बनती ही है और इस सदन का उत्तरदायित्व भी बनता है। धन्यवाद महोदया। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, जैसा मेरे साथी सरकार की बातों को खोखला बता रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि 5 मिनट में किसी भी महिला या बच्चे को पुलिस सहायता मिले। हमारे प्रयासों के चलते महिला अपराधों में 32% की गिरावट आई है। अलग अलग राज्यों के आंकड़ों के अनुसार 1734 अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़कर जेलों में बंद कर दिया गया। 116 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 1120 अपराधियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। 120 अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया गया। इससे अपराधियों में भय व्याप्त है। वहीं प्रशासन द्वारा लापरवाही बरतने के दोषी 4 SSP, 12 DSP, 77 थानेदार और 107 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है और इससे कई ज्यादा कर्मचारियों के तबादले भी किए जा चुके हैं। अब सरकार ने महिलाओं के प्रति, अपराध करने वालों के प्रति और ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। धन्यवाद महोदय। अब युवा सांसद श्री ईश्वर सिंह विशेष अधिकार भंग होने पर अपनी बात रखेंगे। श्री ईश्वर सिंह। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, लोकसभा नियमावली के नियम 222 के तहत ABC न्यूज चैनल के रिपोर्टर द्वारा सदन के कार्यवाही की गुप्त रिपोर्ट जो मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई थी को सार्वजनिक किया गया है, जो कि मेरे विशेष अधिकार का हनन है। अतः मुझे मामले को उठाने दिया जाए। माननीय सदस्य, आप उपयुक्त सबूतों के साथ नोटिस दे सकते हैं। मैं उस पर विचार करूंगी। आप अचानक इस प्रकार प्रश्न नहीं उठा सकते। अध्यक्ष महोदया, मैंने आज प्रातः 10 बजे नोटिस दे दिया है। इसकी जांच की जाएगी और जब वह मेरे पास आएगा मैं उस पर विचार करूंगी तथा आपको अपना निर्णय बता दूंगी। धन्यवाद महोदया। अब नेता विपक्ष कुमारी रेखा कामरों को प्रस्ताव रखेंगी। कुमारी रेखा। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन में एक ज्वलंत मुद्दे मानव तस्करी पर कामरों को प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहती हूँ। सदस्यगण कृपया इस प्रस्ताव को रखने पर अपनी सहमति दें। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहेंगे। हाँ। आपको प्रस्ताव रखने की अनुमति है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष देश के अंदर एक बेहद गंभीर मामले मानव तस्करी को रख रही हूँ, जिसने मुझे व्यक्तिगत तौर पर अंदर तक झकझोर दिया है। अध्यक्ष जी, माता पिता के लिए उनका बच्चा ही पूरी दुनिया होता है। उसके अचानक लापता हो जाने से उनकी पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है। वे एक जिंदा लाश की तरह जीवन जीते हैं, जबकि प्रशासन की रहमत आप में हो सकते हैं और कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए है पैसा कमाने का जरिया हो सकता है।
जी महोदया, अध्यक्ष महोदया, मेरे पक्ष के साथी ने सदन के सम्मुख जो विषय रखा है उससे हमारी सरकार बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है। हमारी सरकार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अध्यादेश ला चुकी है। इस अध्यादेश के तहत यदि कोई अधिकारी रिपोर्ट लिखने में देरी या कानूनी कार्यवाही में लापरवाही बरतते हैं तो सरकार उस अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती मुकदमा दायर करेगी। हमारी सरकार 2026 में इसके लिए कठोर कानून लेकर आ रही है जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। मेरे साथी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, क्या प्रधानमंत्री जी इस मामले में की गई कार्यवाही के आंकड़े सदन में रख सकते हैं ताकि वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो सके? धन्यवाद महोदया। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदया, लाए गए अध्यादेश के तहत कई शक्ति गृह पकड़े जा चुके हैं। इन गृहों का संबंध विदेशों से भी पाया गया है। अब तक 218 पुरुष तथा 88 महिलाएं और 180 बच्चों को बरामद कर लिया गया है और अन्य की खोज जारी है। मेरे साथी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद महोदया। प्रश्न है, मानव तस्करी के गंभीर मामले पर सदन का काम रोका जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहेंगे। हाँ। जो इसके पक्ष में नहीं है वे ना कहेंगे। ध्वनि मत के अनुसार मुझे लगता है ना का बहुमत है, ना का बहुमत है, ना का बहुमत है। इसीलिए यह काम रोको प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है। अब माननीय इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्री जी सदन में ऑनलाइन गेमिंग पर विधेयक प्रस्ताव रखेंगे। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में देश के युवाओं में पनप रही ऑनलाइन गेमिंग की समस्या पर विधेयक प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में देश के युवाओं में पनप रही एक गंभीर समस्या पर विधेयक प्रस्ताव रख रही हूँ और यह समस्या है ऑनलाइन गेमिंग। आज देश का एक बड़ा युवा वर्ग ऑनलाइन गेमिंग की गिरफ्त में है। अतः हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य पर विचार करते हुए यह फैसला लिया है कि ऐसे सभी गेम्स जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस पर खेले जाते हैं तथा जिनमें आर्थिक जोखिम की संभावना है वो बंद करने के लिए विधेयक लेकर आया हूँ। ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले नुकसानों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव है, जैसे नींद की कमी, आंखों में तनाव, चिंता व अवसाद, शारीरिक अलगाव, रिश्तों में तनाव, वित्तीय नुकसान व कर्ज में दबने का खतरा, लत लगने का जोखिम, साइबर बदमाशी, उत्पीड़न और हैकिंग जैसे जोखिम शामिल हैं, जो बच्चों और युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल खोखला कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ऑनलाइन गेमिंग का दुष्प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ रहा है। आज लगभग 80% छात्र ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त हो चुके हैं। जो समय उनका किताबें पढ़ने का था उसे वे ऑनलाइन गेमिंग में खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वे पढ़ने की बजाय पैसा कमाना चाहते हैं। आज की इस चकाचौंध दुनिया को देखकर वे अपनी जीवन शैली को उच्च बनाने के शॉर्टकट को अपनाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, ऑनलाइन गेमिंग के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे है। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हैरान की बात तो यह है कि मोबाइल गेमिंग के मामले में छोटे शहरों ने मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकार के अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोगों का लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सरकार ने इसे समाज के लिए एक बड़ी समस्या माना है तथा इस पर कठोर कार्यवाही का भी फैसला लिया है। अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करता हूं कि सदन में उपस्थित सभी साथियों ने इस समस्या को ध्यानपूर्वक सुना होगा। यह देश के लिए एक गंभीर समस्या है। देश का युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है और ऑनलाइन गेमिंग उस रीढ़ की हड्डी को ही कमजोर करता जा रहा है। अतः इस समस्या का इलाज अत्यंत आवश्यक है, जो केवल इस विधेयक के माध्यम से ही संभव है। अतः मैं अपने विपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करती हूँ कि वे भी इसका समर्थन देकर इस विधेयक को पारित करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद महोदया। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है। इस विधेयक पर कल विचार होगा।
द्वितीय वाचन आरंभ होता है। माननीय इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक पर चर्चा करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद महोदया। सदन के सभी सदस्य बारी बारी से इस विधेयक पर अपने विचार रखेंगे। माननीय जल शक्ति मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ क्योंकि यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि 12 साल से लेकर 55 साल तक के लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं। सबसे अचंभित करने वाले आंकड़े करोड़ों के हैं जो शिक्षित और समझदार की श्रेणी में आते हैं। वे भी इस ऑनलाइन गेमिंग के मकर जाल में फंसे हुए हैं। फिर 12-13 साल के बच्चों की तो बिसात ही क्या है। मानसिक और शारीरिक विकास की उम्र में ऑनलाइन गेमिंग में पढ़कर बच्चे अपना मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। तुरंत मुनाफे के चक्कर में युवा अपनी और अपने परिवार की सारी जमा पूंजी गंवा रहे हैं और परिवार कर्ज और संकट में फंसते जा रहे हैं। महोदया, मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि मेरा बेटा पहले एक भी पैसा खर्च करने से पहले सलाह लेता था, लेकिन पिछले 6 महीने से उसे अपने दोस्तों से ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई। वह अपनी सैलरी के सारे पैसे इसी में खर्च कर रहा है और घर में एक भी पैसा नहीं देता। उल्टा उसने अपने पिता के नाम 2 लाख रुपए का कर्ज कर लिया। महोदया, यह केवल एक उदाहरण मैंने सदन में रखा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम लोग समाज में न्यूज चैनल या समाचार पत्रों में देख रहे हैं। अतः सरकार ने इस तरह से इस विधेयक को लाकर एक सराहनीय कदम उठाया है। मैं पूरी तरह से इस विधेयक के पक्ष में हूँ। धन्यवाद महोदया। युवा सांसद श्री दिवेश कुमार। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार द्वारा लाए गए ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में वर्तमान में 2 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, जो इस कानून के बाद इन लोगों को बेरोजगार कर देगा तथा 400 से अधिक कंपनियां बंद हो जाएंगी। अध्यक्ष जी, ये एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। भारत में 40,000 से ज्यादा कंपनियां इस उद्योग में सक्रिय हैं, जिनमें 400 से अधिक स्टार्टअप भी शामिल हैं। महोदया, एक तो सरकार वैसे ही रोजगार नहीं दे रही है, ऊपर से रोजगार में लगे लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। अगर आपको यह विधेयक लाना ही है तो पहले 2 लाख लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। धन्यवाद महोदया। माननीय वित्त मंत्री श्री राधारमण जी। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मेरे साथी ने जो बात कही है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बंद किया जाएगा, मैं उनको बता दूं कि इस विधेयक के माध्यम से केवल उन ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित किया जाएगा जो आर्थिक जोखिमों को बढ़ावा देते हैं। सरकार मानती है कि कुछ कंपनियां बंद होंगी, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे साथी बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। सरकार उन सभी लोगों को उनके अनुभव और कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराएगी, इसलिए मेरे साथी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद महोदया। युवा सांसद कुमारी नैना। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष जी, सीबीडीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार को ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा सालाना 25,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिलते हैं। वहीं ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों और टेक्नोलॉजी से करीब 6,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। ऐसे में यह फैसला रोजगार और निवेश दोनों पर असर डालेगा। महोदया, कानून बनने से देश का 31,000 करोड़ रुपए का नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह राशि बहुत बड़ी है, जिसका असर स्वास्थ्य, विनिर्माण और शिक्षा पर पड़ेगा। अतः मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करती हूँ। धन्यवाद महोदया। माननीय रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मेरे साथी ने सीबीडीटी की रिपोर्ट के जो आंकड़े बताए हैं वे तो बिल्कुल ठीक है, किंतु मेरे साथी को अधूरी जानकारी है। वे जिस टैक्स इनकम की बात कर रहे हैं उसमें ऐसे ऑनलाइन गेम भी आते हैं जिनसे कोई आर्थिक जोखिम नहीं है और सरकार उन्हें बिल्कुल भी बंद नहीं कर रही है। इसकी वजह से टैक्स इनकम में कुछ कमी जरूर आएगी, परंतु इसकी भरपाई तो सरकार कहीं और से भी कर सकती है। लेकिन आर्थिक जोखिम वाले गेम से जिस तरह से समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है, उसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती। अध्यक्ष महोदया, हमारे लिए समाज पहले है, पैसा बाद में।
मैं अपने साथी व सदन को आश्वस्त करती हूँ कि शिक्षा व निर्माण स्वास्थ्य संबंधी कोई भी कार्य इससे प्रभावित नहीं होगा। धन्यवाद महोदय। युवा सांसद श्री लक्ष्य कुमार। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि एक ओर तो सरकार हर कार्य को ऑनलाइन करने को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार ऐसे कानून बनाने के प्रस्ताव लेकर आ रही है। आज हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हैं, जिनमें से अधिकतर युवा बेरोजगार हैं तथा डिप्रेशन में जी रहे हैं। अध्यक्ष जी, एकांत चरित्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में यदि युवा या छात्र गेमिंग के जरिए अपना एकांत व्यतीत करता है और अपने मन को भटकने नहीं देता है, तो इसमें गलती क्या है? गेमिंग के जरिए यदि आदमी अपने हाथ और दिमाग को व्यस्त रखता है तो वह समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तथा नशे जैसी गतिविधियों से बच जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार कानून बनाने से पहले इन खाली हाथ और दिमाग को रोजगार उपलब्ध कराए। अध्यक्ष जी, इस विधेयक को बनाने में जल्दबाजी की गई है, अतः मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए तथा इसके नफा नुकसानों का अच्छी तरह अध्ययन किया जाए। यदि इस विधेयक को आनंद फानन में पारित किया जाता है तो मैं और मेरी पार्टी मतदान का बहिष्कार करके सदन से वॉकआउट करेगी। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कार्य साथी को बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के युवा एकांत में या तो विवेकानंद बनते हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद, नहीं तो अब्दुल कलाम बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा जैन जी बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। हमारे देश के युवाओं को खाली दिमाग कहना उनका अपमान करना है। साथ ही यह कहना भी गलत है कि उनके हाथ खाली हैं। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से तथा 22 करोड़ युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही 7 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन उपलब्ध कराकर उनसे अपना स्वरोजगार शुरू करवाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 12 करोड़ युवाओं को पेशेवर बनाया गया है। युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है तथा उनके स्टार्टअप पर 10 वर्ष तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम अपने देश को नेपाल और बांग्लादेश किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी अपने युवाओं की बदौलत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अतः मेरा इस सदन से आग्रह है कि आज ने भारत के निर्माण के लिए इस कानून को बनने में सरकार की मदद करें। अध्यक्ष जी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार ऑनलाइन गेमिंग के केवल एक पहलू पर प्रकाश डाल रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू मैं सदन के सामने रखती हूँ। ऑनलाइन गेमिंग हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह हमें सामाजिक संपर्क, मानसिक विकास तथा मनोरंजन का अवसर प्रदान करती है। ऑनलाइन गेमिंग लोगों को दुनिया भर के अन्य खिलाड़ियों से जुड़ने का व मित्रता करने का अवसर प्रदान करती है। कुछ गेम्स मानसिक कौशल जैसे समस्या समाधान, रणनीति और तर्क को विकसित करने में मदद करते हैं। ऑनलाइन गेम्स में टीम वर्क से टीम वर्क क्षमताओं में सुधार होता है। अतः मुझे ऑनलाइन गेमिंग में कोई बुराई नजर नहीं आती है। अध्यक्ष जी, मैं चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस विधेयक के बारे में स्पष्ट करें कि यह किस तरह से लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जो विधेयक लाई है वह सिर्फ और सिर्फ आर्थिक जोखिमों से संबंधित ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए है। हमारी सरकार इस विधेयक से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी। इन गेम्स में वित्तीय जोखिम भी नहीं होगा और जो मेरे साथी ने ऑनलाइन गेमिंग के फायदे गिनाए हैं वे भी ज्यों के त्यों इसमें बने रहेंगे। सरकार ने हर पहलू पर ध्यान दिया है, लेकिन सदन में यदि विपक्ष कोई भी सकारात्मक पहल करता है तो सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों के लाभ के चलते हमारी सरकार देश के युवाओं का सब कुछ नहीं बिगड़ने दे सकती। देश के युवाओं के लिए मेरी सरकार जान लगा देगी, लेकिन देश के युवाओं और छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला नहीं होने देगी। अतः मैं चाहता हूँ कि विपक्ष भी अपने युवाओं के भविष्य और सामाजिक ताने बाने को समृद्ध बनाए रखने के लिए इस विधेयक का समर्थन करें। मेरी हिम्मत
धन्यवाद महोदया। कुमारी रेखा। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, अंत में मैं उदार हृदय से राष्ट्र हित सर्वोपरि की उदात्त भावना के साथ सरकार के आश्वासन पर मैं सदन से अनुरोध करती हूँ कि इस विधेयक के हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए, तब इसके समर्थन पर मैं और मेरे साथी विचार करेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। धन्यवाद महोदया। प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग विनियमन लाए गए विधेयक को कानून बनाया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहेंगे। जो इसके पक्ष में नहीं है वे ना कहेंगे। मतदान के आधार पर हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। इस विधेयक के पक्ष में 392 मत तथा विपक्ष में 82 है। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। मैं सदन के माननीय सदस्यों का संसद को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए धन्यवाद करती हूँ।